हाँ तो फ्रेंड्स कहते हैं कि हद ये शहर से निकली तो गांव गांव चली, कुछ यादें मेरे संग पाँव पाँव चली, सफर जो किया धूप का तो तजुर्बा हुआ, वो जिंदगी ही किया जो छाँव छाँव चली। आइए इसी मोटिवेशन के साथ आपका स्वागत है फोकस ऑन करियर क्लासेस में। रोज की तरह आज भी हम लोग मैथ का सेट नंबर 40 करेंगे, जो कि इस क्वेश्चन का पीडीएफ जो है इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, आप जाकर के वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, एक बात और, हमारा एक टेलीग्राम चैनल पर एक चैनल बना हुआ है जिसका नाम फोकस ऑन करियर क्लासेस है, आप जाकर के वहां से भी उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इससे बेनिफिट ये होगा कि आज तक हमने जितने सेट कराए हैं उस सब का पीडीएफ जो है एक साथ वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का। पहला क्वेश्चन है, ए एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है तथा बी उसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिल करके कार्य को 3 दिन साथ में करते हैं तो बताइए कि कार्य कितना परसेंट पूरा हो चुका है। ठीक है, यही ज्ञात करना है। चलिए देखिए, ए है कि किसी काम को कितना दिन में करता है, 20 दिन में करता है। ठीक है, और बी इसी काम को कितना 25 दिन में करता है। ठीक है, अगर टोटल अगर कार्य की बात करें तो कितना हो जाएगा, इसका अगर एलसीएम ले लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 100। अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो टोटल कार्य हुआ वो कितना है 100 है। ठीक है, अब बताइए कि ए अगर करता है तो कितना करेगा 20 25 100, और अगर बी अगर करता है तो कितना करेगा 25 चौके 100, यानी कह सकते हैं कि एक दिन में जो ए है से 5 काम करेगा और बी है से कितना 4 काम करेगा। ठीक है, इसी प्रकार से ए और बी मिल करके 3 दिन काम करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, ए और बी, ए प्लस बी अगर मिलेंगे तो एक दिन में काम कितना करेंगे 5 4 9, हम लिख सकते हैं 5 + 4 = 9 काम कर लेंगे। ठीक है, अब बताइए कि अगर ए और बी मिल करके एक दिन में 9 काम करते हैं तो 3 दिन काम करते हैं इन लोग, 3 दिन काम करते हैं तो कितना हो जाएगा 9 × 27 काम, 27 काम इन लोग क्या कर लेंगे। अब बताइए कि टोटल काम 100 था, अब उसमें से 27 काम कर लिए, इसी का तो परसेंटेज पूछ रहा है कि काम कितना हुआ भाई। ठीक है, तो यहाँ से हम परसेंटेज निकाल लेंगे। अगर 100 में अगर 27 काम किए, इसी को परसेंटेज हम लोग फाइंड करेंगे तो हमारा जो है तो 27% काम है से हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आंसर जो हो जाएगा 27% हो जाएगा, जो कि पहला का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हमारा डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि एक समलंब की 2 समांतर भुजाओं का जो लंबाई है वो 18 मीटर तथा 24 मीटर है। ठीक है, यदि उनकी ऊंचाई जो है 12 मीटर है तो समलंब का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए, समलंब आप जानते हैं कैसा होता है, इसी टाइप का समलंब होता है। ठीक है, इसमें दिया हुआ है कि इसका जो 2 समांतर भुजा है, यानी कि ए वाला समांतर भुजा और ए वाला समांतर भुजा है, इसका लंबाई दिया हुआ है 18 और 24। ठीक है, तो यहां से यहां तक बोल देंगे कि कितना है 18 है, और यहां से लेकर के यहां तक अगर बोलेंगे तो 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसका जो ऊंचाई है वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 12 मीटर, तो हम बोल सकते हैं कि यहां से यहां तक इसका जो ऊंचाई है वो कितना है 12 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, मीटर में है सर। ठीक है, मीटर कंसीडर कीजिएगा। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि इस जो समलंब का क्षेत्रफल क्या होगा, तो समलंब का क्षेत्रफल आपको पता होगा क्या होता है, समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू जो समांतर भुजाओं का योग। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि समांतर भुजाओं का योग कितना हो जाएगा 18 और 24, 18 + 24, और ऊंचाई हो जाता है, गुना में ऊंचाई हो जाता है, तो ऊंचाई कितना है 12 है। ठीक है, यहां से हम ज्ञात कर लेंगे, तो 1/2 इंटू 18 और 24 को अगर जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, और गुना 12, यहां से अगर कट करें तो 6 बार में, और 6 से अगर 42 को गुना करेंगे तो 6 × 12 के 2 हाथ में 1, 6 × 24 1 25, यानी कि 252 मीटर स्क्वायर जो हो जाएगा इस समलंब का क्षेत्रफल हो जाएगा, जो कि हमारा 2 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए।
देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि 50% तथा 10% की दो क्रमागत छूट दी जाती है तो नेट छूट क्या होगा। हम आपको पहले भी बताए थे कि मान लीजिए कि एक छूट जो दिया हुआ है वो 50% का है और दूसरा का 10% का छूट दिया हुआ है, ठीक है। तो ये टाइप का जब क्वेश्चन रहता है तो छूट को क्या हम माइनस से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अब बताइए कि ए और बी मान लीजिए कि दो क्रमागत छूट है, तो हम कह सकते हैं कि माइनस ए प्लस माइनस बी और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। a इंटू बी डिवाइडेड बाई 100 यही होता है, ठीक है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि a का वैल्यू कितना है 50 और माइनस कितना हो जाएगा 10 और प्लस अगर 50 गुना 10 करेंगे 500, 500 बटा 100 यानी कि यहां से आ जाएगा 5। अब बताइए कि 50 और 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, -60 और -60 में अगर 5 दे देंगे तो हमारा हो जाएगा -55। यानी कि बोल सकते हैं कि 50% और 10% का दो क्रमागत अगर छूट दिया जाता है तो जो नेट छूट जो होगा वो कितना होगा 55% छूट होगा, ठीक है। इसी प्रकार से 3 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 3 समान क्षमता की बोतलों में दूध तथा पानी का मिश्रण का अनुपात जो है तो 2:5, 3:4 तथा 4:5 में है। इन तीनों बोतलों को एक बड़ी बोतल खाली कर दिया जाता है तो बड़ी बोतल में क्रमशः दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है कि 3 जो है सब बोतल है, ठीक है। तो मान लीजिए कि 3 बर्तन भी हम कह सकते हैं, ठीक है। 3 बर्तन है, 3 बर्तन है, ठीक है। इसमें दूध और पानी का जो अनुपात है ना वो दिया हुआ है 2:5, 2:5 है। इसमें है 3:4, समझिएगा 3:4 है। और इसमें जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कितना 4:5। अब बताइए कि एक बड़ा बोतल लेना है, ठीक है। मान लीजिए कि ये बड़ा कोई बर्तन हो गया, ठीक है। अब ये जो दूध और पानी का जो मिश्रण है ना ये सब को इसमें डाल दिया जा रहा है। ये मिल्क और वाटर का रेशियो है, ठीक है। मिल्क और वाटर, मिल्क वाटर का रेशियो है। अब ये तीनों को ला करके इसमें रख दिया जाता है तो बताइए कि नया जो इसमें मिल्क और वाटर का क्या रेशियो रहेगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को पहले देखते हैं कि ये जो तीनों बर्तन दिया हुआ है क्या उसमें बराबर मात्रा में मिश्रण है। इसको देखने के लिए क्या करेंगे, देखिए 5 दूध कितना है 7 लीटर यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ जोड़ेंगे तो 7 लीटर यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पर कितना है 9 लीटर है, ठीक है। तो इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम कुछ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब बताइए कि 7 है 7 है 9 है तो भाई कितना से गुना करेंगे कि बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ हम क्या करेंगे कि ये 7 7 और 9 का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम अगर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 9 से 63 हमारा एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें 7 यूनिट अगर मिश्रण है तो 63 पुराने के लिए कितना से हमको गुना करना होगा, 9 से मल्टीप्लाई कर देना होगा, ठीक है। अगर इसमें करें तो इसमें भी 7 है तो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन इसमें 9 लीटर है तो इसमें कितना 7 से मल्टीप्लाई कर देना होगा, ठीक है। तो 9 से 63 हो जाएगा। अब यहाँ से हम बोल सकते हैं कि नया जो हमारा अनुपात आ जाएगा 9 दूना 18 अनुपात 9 5 45, ठीक है। अब यहाँ से बोल सकते हैं 9 3 27 अनुपात 9 चौके 36। यहाँ से बोल सकते हैं कि 7 चौक 28 और 7 5 35। यही हमारा नया अनुपात आ गया। अब हम बोल सकते हैं कि तीनों बर्तन में जो मिश्रण जो है दूध और पानी का वो अब बराबर हो गया। अब ला करके यहाँ से आराम आराम से हम रख सकते हैं। तो अब बताइए मिल्क 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 वाला को जोड़ कर ला करके यहाँ रख दीजिए, ठीक है। और वाटर 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 को जोड़ करके ला करके रख दीजिए, ठीक है। अगर मिल्क को अगर जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा 8 7 15 और 8 कितना होता है 15 8 23 के 15 8 कितना होता है 23 के 3 हाथ में 2, ठीक है। तो 2 4 और 1 5 और 1 6 1 7 यानी कि 73 हो जाएगा। यहाँ पे मिल्क हो जाएगा 73 और वाटर का अनुपात अगर बोले तो कितना हो जाएगा, देखिएगा अगर 35 गुना 70 और 1 कितना हो जाएगा 71 71 और अगर 45 अगर जोड़े तो 71 45 कितना हो जाएगा 116 हो जाएगा, ठीक है। जो कि अब हम बोल सकते हैं कि ये तीनों को अगर ला करके एक बड़ा अगर बोतल में या चाहे बड़ा बर्तन में अगर रख दिया जाए तो 73 अनुपात 116 जो हो जाएगा नया मिश्रण का अनुपात हो जाएगा मिल्क और वाटर का, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक परिवार में 6 सदस्यों का जो औसत आयु है वो 20 वर्ष है, ठीक है। बोल रहा है कि यदि नौकर की वर्तमान आयु शामिल किया जाता है तो औसत आयु में 25% का क्या हो जा रहा है वृद्धि हो जा रहा है, ठीक है। तो बताइए कि नौकर का आयु क्या हो जाएगा, ठीक है। तो आप बताइए कि 6 सदस्य हैं पहले से, तो 6 सदस्य का
6 सदस्य का कुल आयु बटा अगर 6 करेंगे तो हमारा औसत आ जाएगा। तो औसत कितना है भाई? तो औसत 20 है। ठीक है, अब बोल देंगे कि 6 सदस्य का कुल औसत जो है तो कितना है? 20 है। ठीक है, तो अब बताइए कि कुल अगर आयु की बात करें 6 सदस्य का कुल आयु तो क्या हो जाएगा? ये 6 जाकर के यहाँ गुना हो जाएगा तो 6 दूना 12 यानी कि 120 हो जाएगा। अब बोल सकते हैं कि 6 सदस्य का जो कुल आयु है वो कितना है? 120 है। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि इसमें एक नौकर को शामिल किया जा रहा है, यानी कि पहले से 6 सदस्य थे, 6 सदस्य प्लस एक नौकर आ जाता है। ठीक है, और नौकर आ जाता है तो टोटल कितना हो जाते हैं? 7 हो जाते हैं। और इसी का जो औसत था ना, पहले से औसत था 20, इसमें क्या हो जा रहा है? 25% का वृद्धि हो जा रहा है। इसको हम क्या कर देंगे? 125 बटा 100 करेंगे तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 25 से कितना? 5 बार में, और 25 चौके 100, यहाँ से 4 पचे 20, यानी कि क्या हो जा रहा है? पहले से 20 था तो अब जाकर के उसका औसत जो हो रहा है तो 25 हो जा रहा है। ठीक है, तो अब हम बोल सकते हैं कि 6 सदस्य और एक नौकर का कुल आयु जो हो जाएगा, हम बोल सकते हैं कि 6 सदस्य प्लस एक नौकर का कुल आयु जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 7 से वहां गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 7 पचे 35 का 5, हाथ में 3, 7 दूना 14, 3 17, यानी कि बोल सकते हैं कि 6 सदस्य और एक जो नौकर आया उसके वजह से इन लोगों का जो आयु का कुल योग जो हो गया ना 175 हो गया। तो अब बताइए कि 6 सदस्य का कुल आयु हम क्या करेंगे? उसमें से घटा देंगे 175 में से, तो 6 सदस्य का कुल आयु कितना है भाई? 120 है। तो अब बताइए कि नौकर का अगर आयु बोले, नौकर का आयु अगर बोले तो कितना हम लिख देंगे? हम लिख देंगे 175 माइनस क्या कर देंगे? 120 कर देंगे। तो हमारा 55 वर्ष जो आ गया, यही हमारा क्या आ गया? नौकर का आयु आ गया। ठीक है, यहाँ पे आपको समझा रहे थे तब जाकर के लॉन्ग गया, नहीं तो फिर आप शॉर्ट में भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक वस्तु पर क्रय मूल्य का 190% लाभ होता है। ठीक है, यदि क्रय मूल्य में 10% का वृद्धि होता है लेकिन विक्रय मूल्य जो है समान रहता है, तो बताइए कि लाभ प्रतिशत क्या है। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि कोई वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है मान लीजिए कि 100 रुपया है। ठीक है, अब ये जो 100 रुपया का वस्तु था इस पे 190% का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए कि 100 रुपया पर अगर 190 रुपया का अगर लाभ हो रहा है, 190 रुपया का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है, तो वस्तु का बेचा कितना में गया होगा? तो हम वस्तु का जो सेलिंग प्राइस जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 290। क्या है कि 100 रुपया में हम खरीदे थे, उस पे 190 रुपया का हमको क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। ठीक है, 190 रुपया का लाभ हो रहा है तो यानी वस्तु को बेचा गया वो कितना में? 290 में बेचा गया होगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक और बात कर रहा है कि वस्तु को रेट में जो है ना, जो कॉस्ट प्राइस था उसमें 10% वृद्धि हो रहा है। ठीक है, यानी कि 100 था तो अब कितना हो जा रहा है? 110 हो जा रहा है, लेकिन सेलिंग प्राइस जो है ना वो 10 के 10 रह रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ जो एसपी रहेगा यही कितना रहेगा? 290 रहेगा। तो अब बताना है कि इसमें हमको लाभ कितना हुआ। ठीक है, तो अब बताइए कि 110 रुपए में कोई वस्तु खरीदे और 290 रुपए में बेच दिए तो हमको कितना? 180 रुपए का लाभ हो गया। ठीक है, अब यही 180 रुपए का लाभ को हमको परसेंटेज याद करना है, तो लिख सकते हैं लाभ प्रतिशत बराबर कितना? 180 रुपया लाभ हो रहा है कितना में? 110 रुपया में। इसी को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से यहाँ करेंगे तो कितना? 1800 बटा अगर 11 करेंगे तो इसको अप्रोक्सीमेटली जो कट कीजिएगा तो लगभग 163% के बराबर आता है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो नया जो लाभ हुआ वो हमारा 163% लाभ हुआ। ठीक है, जो 6 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है कि ए, बी तथा सी तीन छात्र, ए को बी से 25% अधिक अंक तथा सी को 50% कम अंक प्राप्त होता है। यदि बी को 200 अंक प्राप्त होता है तो बताइए कि सी को कितने अंक प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, देखिए ए, बी और सी तीन व्यक्ति हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ए को जो है बी से 25% अंक क्या है? अधिक प्राप्त होता है। तो मान लीजिए कि
बी को अगर 100 होता है तो कितना 125 हो रहा होगा। लेकिन जो बोल रहा है क्वेश्चन में कि सी से 50% कम अंक प्राप्त हो रहा है, यानी कि ए की बात कह रहा था क्वेश्चन में, बोल रहा था कि ए को जो अंक प्राप्त होता है बी से 25% अधिक प्राप्त होता है, लेकिन सी से कितना 50% कम होता है, यानी कि सी को कितना 250 अंक प्राप्त हुए होंगे। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि देखिए ए को 125, ठीक है, और सी का 50% है, ठीक है, यानी कि 250 का 50% अगर करेंगे तो 125। तो हम बोल सकते हैं कि ये तीनों का जो रेशियो हो गया तो इतना हो गया, ठीक है। अब इसी को एक्स के टर्म में हम लिख दे रहे हैं, एक्स के टर्म में लिख दे रहे हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोलता है कि बी को जो प्राप्त होता है वो 200 अंक प्राप्त होता है, तो सी को कितना होगा भाई, तो बी को अगर 200 प्राप्त हो रहा है यानी कि बोल सकते हैं कि सब एक्स बराबर 200 मिल रहा है, ठीक है, तो एक्स का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से बोल रहा है कि सी को कितना अंक प्राप्त होगा, तो सी को 250 एक्स प्राप्त हो रहा है, तो 250 एक्स, तो एक्स के जगह पर कितना लिख देंगे 2 कर देंगे, यानी कि हम बोल देंगे कि सी को 500 अंक प्राप्त हो रहा है, ठीक है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि दो व्यक्ति ए तथा बी 9 बजे पूर्वाह्न मतलब कि सुबह, ठीक है, एएम पर एक दूसरे 160 किलोमीटर की दूरी पर हैं, ठीक है। ये तुरंत 25 किलोमीटर पर घंटा की गति से बी की ओर चलना प्रारंभ कर देता है, ठीक है, तथा बी जो है 11 बजे सुबह यानी कि पूर्वाह्न में 10 किलोमीटर पर घंटा के गति से क्या है ए की तरफ चलना प्रारंभ कर देता है, ठीक है। वह एक दूसरे से किस समय मिलेंगे, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन को देखिए, मान लीजिए कि यहाँ ए है, ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए कि बी है, ठीक है। तो 9 बजे की बात है, 9 बजे एएम मतलब कि पूर्वाह्न 9 बजे की बात है कि ए जो है से क्या करता है इधर चलना प्रारंभ करता है, कितना 9 बजे चलना प्रारंभ करता है 25 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से, ठीक है। और बी जो है तो हम बोल सकते हैं कि 11 बजे एएम में कितना 10 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से चलना प्रारंभ करता है, लेकिन बोल रहा है कि ए और बी का जो बीच का डिस्टेंस है वो कितना है 260 किलोमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि ये दोनों व्यक्ति कितना समय में मिलेंगे, कितना बजे मिलेंगे, ठीक है। तो ध्यान देने वाली बात है कि देखिए ए है से 9 बजे चल रहा है, ठीक है, और बी है से 11 बजे चल रहा है, यानी कि कह सकते हैं कि ए को 2 घंटा चलने के बाद तब जाकर के बी चल रहा है। तो ए है से 25 किलोमीटर पर घंटा यानी कि 1 घंटा में 25 किलोमीटर चलेगा, तो ए को बी को चलने से पहले ही कितना दूरी तय कर चुका होगा, तो 1 घंटा में बताइए कि 25 किलोमीटर, 2 घंटा में कितना 50 किलोमीटर, यानी कि 50 किलोमीटर की दूरी को क्या कर लेगा 11 बजे तक, देखिएगा 11 बजे तक ये जो है से क्या करेगा कंप्लीट कर लेगा, यानी कि अब इन लोग दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया भाई, तो 260 में से अगर 50 घटा देंगे तो 210 किलोमीटर अभी भी इन लोग के बीच का दूरी बच रहा है, ठीक है। तो अब बताइए कि 210 किलोमीटर की दूरी को 11 बजे ये भी चलता है और 11 बजे वो भी चलता है, तो इन लोग का जो कोरिलेटिव स्पीड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपस में जुड़ जाएगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि 210 किलोमीटर को इन लोग का कोरिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा आपस में जुड़ जाएगा, तो 25 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से ये चल रहा था और बी इसी के तरफ जब आ रहा था 10 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से, इसका क्या हो जाएगा 25-10 कितना हो जाएगा 35 किलोमीटर पर घंटा, यही हो जाएगा, ठीक है। तो अब बताइए कि यही हमारा टाइम लगेगा, ठीक है। अगर इससे अगर हम फाइंड करते हैं तो कितना हो जाएगा 6 घंटा हो जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। और जब 6 आ जाएगा तो हम बोल सकते हैं कि 11 बजे के बाद मतलब कि 6 घंटा बाद मतलब मिलेगा, तो हम 11 बजे प्लस अगर 6 घंटा अगर जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा 5 बजे पीएम हो जाएगा, यानी कि बोल सकते हैं कि 12 बजे दोपहर के बाद क्या हो जाता है पीएम हो जाता है, यानी कि अपराह्न हो जाता है। तो ये लोग दोनों जो ए और बी जो मिलेंगे सब 5 बजे शाम को मिलेंगे। इस प्रकार से 8 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा कितना ए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर 0 हो और x प्लस y प्लस z बराबर अगर 9 हो तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा। देखिएगा 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर कितना दिया हुआ है 0 दिया हुआ है, और बोल रहा है कि x प्लस
वाई प्लस जेड बराबर 9 दिया हुआ है, तो बताना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो आपको एक चीज सबको पता होता है, क्या होता है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड का अगर होल स्क्वायर अगर ज्ञात कर दें तो यहाँ कितना है 9, 9 का स्क्वायर भी हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ से हम कर दें तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि क्या, यहां से कर देते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, यही लिख सकते हैं। और इधर क्या हो जाएगा 9 9 81 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपको इतना पता चल जाएगा। लेकिन अगर इस टर्मों को आप ध्यान से देखिएगा तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि देखिए यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, अगर इसका एलसीएम अगर देखिए एक्स वाई जेड अगर ले लें तो ऊपर में क्या हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर क्या हो जाएगा 0, और इस 0 से अगर यहाँ पे 0 अगर चल जाए तो हम बोल दें कि क्या हो जाएगा, फाइनल अगर बात बोले तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर क्या लिख हो जाएगा 0, यहाँ से हमको आ जाएगा। ठीक है, जब 0 आ जाएगा तो इस फार्मूला में हम उसको क्या करेंगे पुट कर देंगे। ठीक है, तो अब यही टर्म को हमको ज्ञात करना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को हमको फाइंड करना है, और प्लस 2 एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स का वैल्यू कितना आ गया भाई 0 आ गया। ठीक है, तो अब बताइए कि हम यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 9 9 कितना था 81 था, यानी हम बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का जो वैल्यू आ जाएगा वो हमारा कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा। ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, ऐसे बनाया हुआ। ठीक है, और बोला हुआ है कि ए है, बी है, सी है और डी है और ई है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें कि ए डी बराबर जो है 5 है और डी बी बराबर जो है वो क्या है 3 है। ठीक है, और डी ई समानांतर क्या है बी सी है। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डी बटा यानी डी अनुपात बीसी क्या हो जाएगा, यही फाइंड करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो अब देखिएगा इस टाइप का जब आप पढ़िएगा क्वेश्चन तो इसका एक थ्योरम होता है कि जब ये दोनों लाइन जो समांतर होता है तो इसका जो सम्मुख भुजाओं का अनुपात जो होता है हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिएगा डी बटा बीसी। ठीक है, तो अब डी है से कितना है, डी है से छोटा त्रिभुज का है तो इसमें हम लिख सकते हैं क्या ए डी। ठीक है, ए डी डिवाइडेड बाई कितना ए बी। ठीक है, यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं डी बटा बी सी बराबर, यहाँ क्या है ए डी का वैल्यू कितना है, ए डी का वैल्यू 5 है, और अगर ए बी का अगर वैल्यू बोले तो ए और बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 और 3 8 हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं ऊपर 5 बटा 5 प्लस 3 यानी कि 5 बटा 8 जो आ जाएगा यही हमारा डी अनुपात बी सी आ जाएगा, यानी कि 5 अनुपात 8 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से 10 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हमारा ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि सेके प्लस कॉस ए इंटू सेके माइनस कॉस ए का सरलीकरण का अगर आगे अगर फाइंड करेंगे तो इसका क्या आंसर हो जाएगा। देखिएगा सेके प्लस कॉस ए इंटू सेके माइनस कॉस ए। देखिएगा इसको अगर आप अगर ध्यान से देखिएगा तो इस किस टर्म में है ए प्लस बी और ए माइनस बी के टर्म में है, और यहाँ पर क्या हो रहा है आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप जानते हैं क्या इसके बराबर लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या सेक स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा अगर ध्यान दीजिएगा तो बताइए कि एक फार्मूला और होता है क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए होता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो हम क्या सेक स्क्वायर ए बराबर हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। देखिए लिखते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख देंगे। ठीक है, अब बताइए कि 1 बराबर एक और फार्मूला आपको याद करना होगा, क्या होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1 होता है। ठीक है, तो अब इसके बराबर में इस 1 के बराबर में हम साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिखने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ से लिख देंगे साइन स्क्वायर ए प्लस
कॉस स्क्वायर ए, और जो टेन स्क्वायर ए है इसको लिख देंगे ऐसे ही, टेन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब बताइए कि कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए है, इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि 11 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 जो है कि x बराबर 1 माइनस वाई और एक्स स्क्वायर बराबर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2 माइनस वाई स्क्वायर दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि एक्स वाई बराबर वाट। देखिए क्वेश्चन समझिए, x बराबर 1 माइनस वाई है और एक्स स्क्वायर बराबर 2 माइनस वाई स्क्वायर है। ठीक है, तो एक्स वाई का क्या करना है, वैल्यू निकालना है। ठीक है, यहाँ से देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको लिख सकते हैं, इस y को अगर इधर लाएंगे तो x प्लस वाई बराबर कितना लिख देंगे, 1 लिख देंगे। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे अगर बात करें तो हम यहाँ से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस इसको इधर ला रहे हैं तो वाई स्क्वायर बराबर 2 लिख देंगे। ठीक है, अब बताइए कि ये दोनों को हम स्क्वायर कीजिए, स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर क्या, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू आपको पता है कितना, 2 है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे, 2 प्लस 2xy इज इक्वल टू 1। अगर हम यहाँ से करें तो 2xy बराबर कितना, -1 हो जाएगा, इसको अगर उधर हटाएंगे तो, और xy बराबर हम लिख सकते हैं -1/2, यानी कि xy का जो वैल्यू आ गया वो हमारा -1/2 आ गया, किसका, इसका वैल्यू आ गया। ठीक है, इस प्रकार से हमारा जो 12 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखते हैं। तेरह नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोल रहा है कि 4 सेंटीमीटर चाप द्वारा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर कोण कितना बनेगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, एक वृत्त है। ठीक है, एक वृत्त है, इसका जो त्रिज्या जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो अब 4 सेंटीमीटर इस पे चाप बनाया जा रहा है। अब उसके द्वारा जो केंद्र पे जो थीटा बनेगा ना, जो एंगल बनेगा, उस एंगल का मान ज्ञात करना है। तो मान लीजिए कि इस चाप का जो लंबाई है, मान लीजिए कि यहाँ तक, ठीक है, इसका मान लीजिए कि 4 सेंटीमीटर है, हम इसको लिख रहे हैं 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बताइए कि यहाँ से यहाँ तक जो मिलेगा ये भी हमारा तो रेडियस ही रहेगा ना, 3 सेंटीमीटर हमारा रेडियस रहेगा, ये भी हमारा 3 सेंटीमीटर रेडियस दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको बता दें कि अगर ये सेंटर है, केंद्र है, केंद्र के अगर चारों तरफ अगर इस परिधि की बात करें तो केंद्र के चारों तरफ अगर परिधि की बात करें तो कितना एंगल बन रहा है, तो केंद्र के अगर चारों तरफ की अगर एंगल की बात करें तो 360 डिग्री बन रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि परिधि बराबर 2 पाई कितना होता है, आर होता है, आर बराबर कितना, 360 डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक है, तो अब बताइए कि 1 सेंटीमीटर अगर बराबर करें तो कितना, 360 बटा 2 पाई आर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हमको 4 सेंटीमीटर हमको परिधि लिया जा रहा है, यानी चाप लिया जा रहा है। ठीक है, तो हम 4 सेंटीमीटर बराबर क्या लिख सकते हैं, 360 बटा गुना 4 कर देंगे। 2 पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7, और आर का वैल्यू कितना है, त्रिज्या हमारा 3 सेंटीमीटर है, तो 3 सेंटीमीटर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। यहाँ से अगर फाइनल करें क्या लिख सकते हैं, 360 गुना 4, और इस 7 को ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, 7, और यहां से क्या लिख देंगे, 22 गुना क्या हो जाएगा, 44 गुना क्या लिख देंगे, यहां से हम लिख देंगे 3। ठीक है, अगर यहां अगर करें तो 4 से अगर करें तो कितना, 11 बार में, और इससे अगर करें तो 120 बार में। अगर 120 गुना अगर 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, बरसते 84, यानी कि 840 बटा क्या हो जाएगा, 11। ठीक है, इतना डिग्री। अगर 840 बटा 11 अगर हम करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 76.4 बटा 11 डिग्री हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा, यानी कि हम बोल सकते हैं कि 76.4 बटा 11 डिग्री का हमारा कोण बनेगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से 13 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि ए स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ए है, तो बोल रहा है a टू दी पावर 12 प्लस
a⁴ प्लस 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है, एग्जाम में आते हैं लेकिन जल्दी बनते नहीं है। ठीक है, चलिए इसको हम बताते हैं कैसे बनाना है। ठीक है, यहाँ से देखिए हम क्या लिख सकते हैं, a², इस a को अगर इधर लाएंगे तो a हो जाएगा और प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इतना बराबर 0 है तो इसको हम दोनों साइड में, बराबर की साइड और बराबर की वो साइड भी अगर कोई चीज से अगर मल्टीप्लाई करें तो इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो अब बताइए कि यहाँ से अगर a प्लस 1 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ a² माइनस a प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 में a प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ से ध्यान से अगर देखिएगा तो ये जो फॉर्मूला जो आ जा रहा है वो क्या, a³ प्लस 1 का क्यूब बराबर 0 आ जा रहा है, इसी का फॉर्मूला ये है। ठीक है, आप फॉर्मूला अगर याद होगा तो ये आपको पता चल रहा होगा। देखिएगा तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, a³ बराबर -1 आ गया। ठीक है, a³ बराबर -1 को कंसीडर करेंगे और ध्यान देंगे यहाँ से क्या करेंगे, देखिए a के पावर 12 है तो लिख सकते हैं a⁴ का पावर कितना 4 प्लस a⁴ के पावर 3 का पावर 2 प्लस 1, इसी का हमको वैल्यू याद करना है। अब a के पावर 3 का आपको वैल्यू पता है कितना, -1। अगर -1 का अगर पावर अगर 4 करेंगे, ठीक है, और -1 का पावर 3 करना है और 1 करना है, तो -1 का पावर अगर 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, और अगर -1 का पावर अगर कितना करेंगे, यहाँ सॉरी 3 नहीं है 2 है। ठीक है, तो 2 करेंगे तो कितना 1 और प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी कि बोल सकते हैं इसका जो वैल्यू आ गया वो हमारा 3 आ गया। इस प्रकार से 14 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हमारा डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि दो संख्याओं का जो अनुपात है तो 4:5 है, यदि उनका HCF जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो जो है 16 है, तो इन संख्याओं का योग क्या हो जाएगा। ठीक है, देखिए कोई A और B संख्या का जो अनुपात है वो दिया हुआ है 4:5 दिया हुआ है, और इसका जो HCF दिया हुआ है वो दिया हुआ है 16। तो जो दो संख्या रहा होगा उसका हाईएस्ट कॉमन मतलब ज्यादा से ज्यादा उसका जो कॉमन निकाला गया होगा वो कितना निकाला हुआ है, 16। यानी कि बोल सकते हैं कि 16 लिया गया होगा दो संख्या में से, यही ना किया गया होगा, तो हम बोल सकते हैं कि वो जो संख्या होगा तो कितना हो जाएगा, 16 चौके 64 और 16 पचे 80, यही दो संख्या रहा होगा। इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालिएगा, 16 निकल जाएगा, अनुपात बच जाएगा कितना, 4:5 बच जाएगा। अब यही दोनों संख्या का योग बताना है। ठीक है, तो 80 प्लस 64 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 144। ठीक है, यही 144 हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से 15 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि एक गोले के त्रिज्या को 2 सेंटीमीटर बढ़ाया जाता है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल में 352 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है, तो गोले की त्रिज्या प्रारंभ में कितनी थी। ठीक है, देखिए कोई गोला है, ठीक है, इसका पहले जो त्रिज्या था वो पता नहीं कितना था। ठीक है, लेकिन इसका त्रिज्या में 2 सेंटीमीटर का क्या किया जा रहा है, आर में 2 सेंटीमीटर का बढ़ोतरी किया जा रहा है। इसके वजह से क्या हो रहा है ना, इस पहले से मान लीजिए कि आर था, ठीक है, अब आर था तो उसमें 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या कर रहा है, बढ़ोतरी किया जा रहा है, इसलिए इसका पृष्ठ क्षेत्रफल जो है वो कितना बढ़ रहा है, पृष्ठ क्षेत्रफल में 352 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्या हो रहा है, वृद्धि हो जा रहा है। ठीक है, तो अब बताना है कि पहले जो त्रिज्या था वो कितना था। ठीक है, तो एक बात आपको बता दें कि पहले मान लीजिए कि गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, यही होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम बोल देंगे कि पहले मान लीजिए कि इतना था, ठीक है, और अब जो बढ़ करके हो गया वो कितना हो गया, 4 पाई आर प्लस 2, यही हो गया। ठीक है, और यही दोनों का जो अंतर जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 352 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो आर का हमको वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए देखते हैं हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से हम लिखेंगे कि 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो आर प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब इसी में से अगर हम घटा देते हैं, कितना घटा देते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, देखिएगा 4 पाई आर स्क्वायर, इसी का वैल्यू कितना है, 352 है। ठीक है, अब यहाँ से इस इक्वेशन को हम लोग फाइंड करेंगे। देखिएगा यहाँ से अगर 4 पाई अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या, आर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर 300 कितना 52। ठीक है, यहाँ से अगर कीजिए, यहाँ देखिए, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, पर इसको तोड़िए तो हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर यानी आर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 4 और 2ab यानी कि कितना 4r लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ से क्या हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा। अब बताइए कि 4 पाई को अगर उधर हम ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा 352। देखिए 4 पाई को हम लिख सकते हैं कितना 4 पाई, यहाँ पे डिवाइड में लिखते हैं, ठीक है। अब बताइए कि आर आर कैंसिल हो जाएगा तो हम बोल सकते हैं कि 4r प्लस आर बराबर, यहाँ से अगर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 352 और बटा में क्या लिख सकते हैं 4 गुना 22 बटा 7, तो 7 को हम ऊपर लिख दे रहे हैं, ठीक है। 22 चौका 88, 88 से इसको कीजिएगा तो 4 बार में, ठीक है। यानी कि बोल सकते हैं कि 4r और प्लस यहाँ कितना था 4 था, ठीक है 4 था, तो प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ से करें तो 4r बराबर हम लिख सकते हैं 24, यहाँ से r बराबर जो हमारा वैल्यू आ गया वो हमारा कितना आ गया 6 सेंटीमीटर आ गया। यानी कि हम बोल सकते हैं कि पहले से जो त्रिज्या था वो कितना था 6 सेंटीमीटर था, अब उसमें जो त्रिज्या है वो बढ़ करके कितना 2 बढ़ा दिया गया, यानी कि पहले से त्रिज्या 6 था अब बढ़ करके 8 हो गया। इसके कारण से इसका जो पृष्ठ क्षेत्रफल जो था उसमें कितना 352 सेंटीमीटर का फर्क पड़ गया, ठीक है। इस प्रकार से 16 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा डी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने 4 रुपए की 6 की दर से पेंसिल खरीदता है और 6 रुपए की दर से 4 पेंसिल बेच देता है, इस प्रकार सौदे में उसे कितना लाभ हुआ। देखिए क्वेश्चन के मुताबिक बोल रहा है कि 6 पेंसिल जो खरीद रहा है ना वो 4 रुपए में खरीद रहा है, ठीक है। ये कॉस्ट कर रहा है यानी कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि 4 पेंसिल जो है 4 पेंसिल जो है वो कितना 6 रुपए में बेच दे रहा है, ठीक है। तो अब बताना है कि पूरे सौदे में इसको कितना परसेंट का लाभ हुआ, ठीक है। देखिए यहां से हम क्या कर सकते हैं कि 6 पेंसिल को 4 रुपए में खरीदा तो 12 पेंसिल को कितना में खरीदा होगा 8 रुपए में खरीदा होगा, ठीक है। अब बताइए कि 4 पेंसिल को बेच रहा है कितना में 6 रुपए में, तो हम बोल सकते हैं कि 12 पेंसिल को 18 रुपए में बेचेगा, ठीक है। तो अब बताइए कि 12 पेंसिल को 8 रुपए में खरीद रहा है और 12 पेंसिल को 18 रुपए में बेच रहा है, तो फायदा कितना हो रहा है भाई 10 रुपए का फायदा हो रहा है, ठीक है। तो अब बताइए कि 10 रुपए का फायदा हो रहा है कितना पर 8 रुपए का खरीदा था 10 रुपए फायदा हो जा रहा है, इसी का हम लोग क्या कर लेंगे परसेंटेज ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो 4 दूना 8 और 25 से कितना 4 से 25 बार में, ठीक है। यहाँ से अगर करेंगे तो 2 से कितना 5 बार में और 25 बचे कितना 125%, यानी कि बोल सकते हैं कि ये जो व्यक्ति था वो पूरे सौदे में उसे कितना 125% का क्या हुआ लाभ हुआ, जो कि 17 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 है यदि किसी आयत का लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो 3:2 है और बोल रहा है कि इसका परिमाप जो है 26 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए मान लीजिए कोई आयत है, इसका लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात दिया हुआ है ना वो 3:2 दिया हुआ है, इसको x के टर्म में आप लिख लीजिए। और इसका जो परिमाप दिया हुआ है परिमाप पेरीमीटर वो कितना 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि परिमाप बराबर क्या होता है सबको पता है कितना 2 × l + b होता है, इसी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, तो l + b बोले तो 3 2 कितना हो जाएगा 5x, यानी कि 2 × 5x = 20, यानी कि बोल सकते हैं कि 10x = 20 आ गया। तो हम यहाँ से बोल देंगे कि x बराबर हमारा क्या आ गया 2 आ गया, ठीक है। तो अब बताइए कि इसका अगर क्षेत्रफल निकालें तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है एल बी लंबाई गुना चौड़ाई, एल कितना है भाई 3x है और बी कितना है 2x है, दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6x² हो जाएगा। अब बताइए कि 6x का वैल्यू आपको पता है x का वैल्यू 2 है, तो 2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, यानी कि 6 चौके 24, हमारे जो 24 आ गया यही हमारा क्या हो जाएगा इस आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा, जो कि 18 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा
ए। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो 1:3 है। ठीक है, तो उसके संगत शीर्ष लंब का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए हम बोल सकते हैं कि दो त्रिभुज है, दो त्रिभुज है। ठीक है, ये जो समरूप बोले तो दोनों एक जैसा दिख रहा है। ठीक है, तो इसका बोल सकते हैं कि इनका जो भुजाएं जो है, मान लीजिए कि ये भुजा और ये भुजा है, इसका जो अनुपात जो दिया हुआ है वो भुजा का अनुपात, भुजा का अनुपात जो दिया हुआ है 1:3 दिया हुआ है। तो इस पे अगर एक लंब, अगर शीर्ष लंब अगर खींचा जाता है तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा। ठीक है, अगर इसका क्षेत्रफल का अगर अनुपात अगर पूछता तो क्षेत्रफल का अनुपात भुजा का स्क्वायर कर देंगे, तब जाकर के क्षेत्रफल का अनुपात आ जाता है। ठीक है, यानी कि अगर देखिए इसका अगर क्षेत्रफल का अनुपात बोलता है तो हम 1 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर यानी कि बोल सकते हैं कि 1 + 1:9 जो हो जाएगा इसका क्षेत्रफल का अनुपात होगा। लेकिन अब भी देखिए तो ये भी एक प्रकार से क्या है, ये भी एक इसका भुजा बोल देंगे। ये त्रिभुज में देखेंगे तो इसका भी एक भुजा बोल देंगे। तो अब बताइए, बोलिए कि भुजा का अनुपात जो था 1:3 था, तो शीर्ष लंब का भी जो अनुपात हो जाएगा वो हमारा भी 1:3 ही हो जाएगा। इस प्रकार से 19 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए, आज का लास्ट क्वेश्चन। बीस बोल रहा है कि यदि किसी समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण जो है 135 डिग्री है तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए समबाहुभुज की बात कर रहा है। ठीक है, अंतःकोण जो दिया हुआ है 135 डिग्री दिया हुआ है, तो अंतःकोण जब 135 डिग्री दिया हुआ है तो आप ज्ञात कर सकते हैं कि बाह्य कोण क्या होगा। ठीक है, तो बाह्य कोण बराबर कुछ नहीं करते हैं, इस अंतःकोण को 180 में से क्या करते हैं, घटा देते हैं। ठीक है, तो 180 माइनस 135 कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 45 डिग्री बाह्य कोण आ जाएगा। अब बताइए कि भुजाओं की अगर संख्या अगर बात करें तो हम लिख सकते हैं इस समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या बराबर हम लिख सकते हैं कितना, 360 बटा बाह्य कोण हो जाएगा। ठीक है, तो 360 बटा अगर हम कर दे 45 तो हमारे कितना आ जाएगा, इसको करेंगे तो 8 बार में कट जाएगा। यानी कि जो समबाहुभुज था उसका टोटल कितना भुजा था, तो 8 भुजा था। इस प्रकार से 20 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी, 8 भुजा। इस प्रकार से आज हम लोग मैथ का सेट नंबर 40 कंप्लीट किए। ठीक है, रोज हम लोग एक नया सेट के साथ मिलेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।